वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये जो कंडीशन है ये इनहेरिटेड कंडीशन है, इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है जिसमें सिस्ट्स बनते हैं किडनीज़ के अंदर, लिवर के अंदर और साथ में बेरी एनोरिज्म्स बनते हैं। इसमें म्यूटेशन होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ 1 और 2 जीन्स में, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो किडनीज़ के अंदर सिस्ट्स बनेंगे वो कंप्रेशन करेंगे एजेसेंट पेरेन्काइमा के अंदर ऊपर, एजेसेंट टिश्यू के ऊपर। जब वो कंप्रेशन करेंगे तो एजेसेंट टिश्यू को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ डेवलप होगी। इसके अलावा जो लिवर में सिस्ट्स होते हैं उसकी वजह से लिवर का साइज़ जो है वो इनलार्ज हो जाता है, लिवर का साइज़ इनलार्ज होगा, और बेरी एनोरिज्म्स जो बनते हैं उसकी वजह से सब अरेकनाइड हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इसमें क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट जो है जब उसको किडनी डिजीज़ डेवलप होगी तो उसकी वजह से वो हाइपरटेंसिव होगा, हिमोचूरिया होगा जब भी इसके अंदर इन्फेक्शन होगा, या फिर रिकरेंट यूटीआईज के साथ साथ हिमोचूरिया भी हो सकता है। फ्लैंक्स पेन होंगे और फुलनेस होगी, क्योंकि जो किडनी का साइज़ है वो इनलार्ज हो जाएगा। तो जब किडनीज़ का साइज़ इनलार्ज होगा तो उसकी वजह से फ्लैंक्स पेन और फुलनेस होगी। इसके अलावा लिवर की इनलाइनमेंट होगी, क्योंकि लिवर में सिस्ट्स बन रहे हैं। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, और क्रोनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट में अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगी, क्योंकि एजेसेंट पेरेन्काइमा कंप्रेशन की वजह से डैमेज हो जाएगा। और सब रेकनाइड हेमरेज जो है वो आपको जैसे बताया बेरी एनोरिज्म्स की वजह से, जो कि सब रेकनाइड स्पेस में एनोरिज्म्स बनते हैं, उसकी वजह से सब रेकनाइड हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा माइट्रल और एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है, लेकिन ये माइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। और एब्डोमिनल वाल हर्नियाज ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं, एब्डोमिनल वाल हर्नियाज। सो दीज आर क्लिनिकल फीचर्स। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें, एक तो फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, और इसके अलावा जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, और फिर उसके साथ जो है हमने इमेजिंग फाइंडिंग्स जो हैं उनको, ये 3 चीज़ें मिला के हम जो है डायग्नोसिस करते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए जो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस का एक क्राइटेरिया है वो ये है, अगर पेशेंट की एज जो है वो 15 से 39 ईयर्स है तो एटलीस्ट जो है 3 यूनिलैटरल या बायलैटरल सिस्ट, यानी दोनों साइडों को मिला के आपके पास 3 सिस्ट हों 15 टू 39 ईयर्स एज में। अगर यही एज जो है वो 40 से 59 ईयर्स है तो दोनों साइड पे एटलीस्ट 2 सिस्ट होनी चाहिए, यानी टोटल 4 सिस्ट होने चाहिए, लेकिन दोनों साइड्स पे 2 सिस्ट। फिर अगर एज जो है इसकी 60 ईयर्स या फिर इससे ज़्यादा हो तो 4 सिस्ट्स होने चाहिए इन ईच किडनी। फिर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में, तो इसकी ज़रूरत मोस्टली नहीं होती, लेकिन आप जो है जो म्यूटेशंस है PKD1 और PKD2 में देख सकते हैं। और अगर हमने सब रेकनाइड हेमरेज को रूल आउट के लिए हमने अगर देखना है बेरी एनोरिज्म्स को, तो MR एंजियोग्राफी उसके लिए बेस्ट इमेजिंग है। अगर हम यूरिन आरी करें तो इसमें हमें हेमाचूरिया मिल सकता है, प्रोटीनूरिया मिल सकता है। प्रोटीनूरिया यानी यूरिन में प्रोटीन भी लॉस होना शुरू हो जाता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन को हमने मैनेज करना है और प्रोटीन यूरिया को हमने मैनेज करना है इनिशियली। इसके लिए हम क्या देंगे, एस इनहिबिटर्स जो कि एंटी हाइपरटेंसिव्स भी हैं और साथ में प्रोटीन यूरिया को भी लिमिट करते हैं, या ARBs दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एजेंट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिशियंस चॉइस। फिर V2 एंटागोनिस्ट टोलवेप्टन जो है, इसका देखा गया कि अगर आप इसको यूज़ करें तो ये किडनी वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हो रहा है, किडनी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है उसको स्लो करता है, और साथ में जो है रेट ऑफ GFR डिक्लाइन यानी CKD की तरफ प्रोग्रेशन को भी स्लो करता है। इसके अलावा हम जो है जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं वो एट द एंड जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ डेवलप कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनको जो है डायलिसिस की ज़रूरत होती है या फिर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है। तो एट द एंड जो है फाइनली मतलब इन्होंने क्रोनिक किडनी डिजीज़ डेवलप कर लेनी है, इसलिए जो है इनको डायलिसिस करानी पड़ सकती है, और ट्रांसप्लांटेशन के ये कैंडिडेट्स भी हैं। So this is all about polycystic kidney disease.